Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 9th class students. How are you? Hope you all are fine and doing great. In last lesson we have learned about the verification and validation. Have you remember? What is the verification? Yes, a verification means to test if the solution is actually solving the some problem for which it was designed. हमने वेरिफिकेशन में क्या पढ़ा था? वेरिफिकेशन मीन्स कि जो हमने सोल्यूशन सजेस्ट किया है किसी भी प्रॉब्लम का, क्या वो हमारा एक्चुअल सोल्यूशन प्रोवाइड करता है जिस पर्पस के लिए हमने वो सॉल्व किया था, तो दैट इज़ नोन एज वेरिफिकेशन. And validations mean validation. What is a validation? Validation means to test whether the solution is correct or not. ठीक है. वेरिफिकेशन में हम क्या कर रहे होते हैं कि हम सोल्यूशन देख रहे होते हैं कि सोल्यूशन हुआ है कि नहीं, और उसके बाद हम वैलिडेशन में क्या चेक कर रहे होते हैं? वी आर चेकिंग दैट सोल्यूशन इज़ करेक्ट और नॉट. हमने इसको एग्जाम्पल के थ्रू भी अंडरस्टैंड किया था. होप कि आपको समझ में आ गया होगा. आज हम जो पढ़ेंगे दैट इज़ द आइडेंटिफिकेशन एंड करेक्शन ऑफ एरर. इफ़ एल्गोरिथम इज़ फेल्ड, हमारा एल्गोरिथम फेल हो गया. हमने जब इसको वेरिफिकेशन के दौरान हमें पता चल गया कि अवर एल्गोरिथम डिड नॉट प्रोवाइड प्रॉपर सोल्यूशन. ठीक है, उसने हमें सोल्यूशन प्रोवाइड नहीं किया. देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द रूट ऑफ दिस फेलियर एंड हाउ टू करेक्ट इट. ठीक है, सबसे पहले इम्पॉर्टेंट जब हमारे पास पता हो गया कि वेरिफिकेशन, हमारे पास जो वेरिफिकेशन हमने कर ली कि वेरिफिकेशन की मदद से हमें पता चल गया कि हमारा एल्गोरिथम राइट नहीं है, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम आइडेंटिफाई करेंगे. क्या चीज़ आइडेंटिफाई करेंगे? रूट कॉज ऑफ फेलियर्स. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें पता होना चाहिए कि भाई प्रॉब्लम क्रिएट कहाँ से हुई है, किस वजह से हमारा सोल्यूशन प्रॉपर नहीं आ रहा. समटाइम एरर इज़ लॉजिकल. ठीक है, आपको मैंने पहले ही बताया था कि लॉजिकल एरर कौन से होते हैं. लॉजिकल एरर वो एरर्स होते हैं जिनमें हम कोई लॉजिकली प्रॉब्लम क्रिएट हो रही हो. फॉर एग्जांपल, हमने कहीं पर कोई साइन का सिंबल का प्रॉब्लम आ गया, हमें प्रॉब्लम में जो कहा गया था वो एडिशन कहा गया था, जबकि हमने उसको क्या प्रोवाइड कर दिया? हमने उसको सब्ट्रैक्शन प्रोवाइड कर दिया. ठीक है, तो कहीं अर्थमेटिक ऑपरेटर का प्रॉब्लम होता है, तो दीज आर द लॉजिकल एरर. तो इसका मतलब होता है कि लॉजिकल एरर को फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें उस एल्गोरिथम की वर्किंग को प्रॉपर वे में देखना पड़ेगा कि आइदर इट इज़ वर्क डिज़ायर और नॉट. अब यहाँ पर आपके पास एक एग्जांपल है, आप इसको ज़रा कीनली ज़रा इसको देखिएगा कि हाउ इट वर्क. देखिए, हमारे पास जो प्रॉब्लम दी गई थी हमें, वो ये कहा गया था कि हमारे पास टीम है, वॉलीबॉल टीम है. अब हमें जो टीम में जो स्टूडेंट्स चाहिए होंगे उनके उन्होंने रेंज हमें दी हुई है. ये आपके पास स्टूडेंट्स के ये हाइट दी हुई है कि ये आपके पास हैं स्टूडेंट्स आए हैं जिन्होंने वॉलीबॉल में टीम में पार्टिसिपेट करना है. अब हमें जो स्टूडेंट चाहिए वो स्टूडेंट चाहिए जिनकी हाइट 144 से 164 के दरमियान हो. ये मेरी बात ज़रा दोबारा से सुन लीजिए कि हमें जो स्टूडेंट चाहिए that are from 144 to 168, यानी कि हमें जो स्टूडेंट चाहिए उनकी हाइट किनके कहाँ से लेकर रेंज कहाँ तक होनी चाहिए? 144 से लेकर 168 की होनी चाहिए. और हमें जो स्टूडेंट की उन्होंने लिस्ट दी हुई है वो लिस्ट ये है हमारे पास. अब हम इसका एक एल्गोरिथम डिज़ाइन करते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि हमारा ये एल्गोरिथम क्या वर्क कर रहा है. सबसे पहले स्टार्ट आ गया स्टेप नंबर 1 पे. उसके बाद हमने एक वेरिएबल ले लिया काउंट. ठीक है, यहाँ पर हमने काउंट एक वेरिएबल लिया है, उसकी वैल्यू हमने क्या सपोज़ कर ली? हमने 0 सपोज़ कर ली. उसके बाद स्टेप नंबर 3 में हमने तमाम हाइट्स जिन जिन स्टूडेंट ने हमारे पास पार्टिसिपेट किया है उन सब की हाइट आ गई. उनकी हाइट क्या है? 154, 140, 155, 164, 144, 166, 160 एंड 143. हमें इन हाइट में से किन की हाइट चाहिए जिनकी रेंज किसके दरमियान हो? 144 से 164 के दरमियान हो. हमें वो रेंज चाहिए. तो हमने इस रेंज को चेक करने के लिए हम क्या करेंगे? हम ईच हाइट को बारी बारी चेक करेंगे. स्टेप नंबर 4 में क्या करेंगे? हम ईच एक जो स्टूडेंट की हाइट होगी उसको हम बारी बारी क्या करेंगे? 1 बाय 1 उसको चेक करेंगे.
स्टेप नंबर 5 में हमने उसको रेंज दे दी कि फॉर एग्जांपल उसके पास फर्स्ट जो हाइट आ गई, स्टेप नंबर 4 में उसने फर्स्ट हाइट को पिक कर लिया, यानी कि उसने 154 को पिक कर लिया। उसके बाद वो चेक करेगा क्या हाइट की रेंज, अब यहाँ पर देखिएगा रेंज में उन्होंने क्या किया 144, यानी कि 144 से ग्रेटर एंड हाइट चाहिए और लेस देन इक्वल टू किसके चाहिए 64 चाहिए। अब आप मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या प्रॉब्लम है, क्या ये स्टेटमेंट राइट है, क्या हमारे पास जो प्रॉब्लम हमें दी गई थी उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ऑपरेटर सही यूज़ किए हैं। एग्जैक्टली यहाँ पर हमारे पास ऑपरेटर में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पर हमें जो हाइट चाहिए थी दैट इज़ बिटवीन 144 टू 164, जबकि यहाँ पर यहाँ तो हमने रेंज बिल्कुल ठीक देती है कि हमारे पास रेंज कहाँ तक होनी चाहिए, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 164, बट यहाँ पर हमने थोड़ी सी गड़बड़ कर दी। हमने गड़बड़ क्या कर दी कि हमने यहाँ पर कह दिया कि इट विल बी ग्रेटर देन 144, तो 144 को कंसीडर नहीं करेगा बल्कि उसको ग्रेटर से कंसीडर करेगा, तो यहाँ पर हमें प्रॉब्लम हो गई। तो अब ये हमारे पास क्रिएट हुआ है लॉजिकल एरर। अब हम देखते हैं कि इस लॉजिकल एरर को हमें करेक्ट कैसे करना पड़ता है। देखिए जब भी हमारे पास जब लॉजिकल एरर आता है तो इस तरह के एरर को हम जब आइडेंटिफाई किस तरह करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं हम ट्रेस टेबल से। अब ये ट्रेस टेबल क्या होता है इसको हम स्टडी करते हैं। व्हाट इज़ अ ट्रेस टेबल? ट्रेस टेबल इज़ अ टेक्निक यूज्ड टू टेस्ट एल्गोरिथम in order to make sure that no logical error occur while the algorithm is being proceed. That is the definition of the trace table. trace table हमारे पास वो टेक्निक होती है जिसमें हम एल्गोरिथम को टेस्ट कर रहे होते हैं कि हमारे पास हर स्टेप के दौरान कि हम जब टेस्ट डेटा दे रहे होते हैं, प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो क्या हमारे पास कोई लॉजिकल एरर है कि नहीं है। तो ट्रेस टेबल इज़ वेरी यूज़फुल टू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर। ठीक है, हम हर स्टेप बाय स्टेप इसको हम करते हैं। अब ये होता क्या है, ये टेबल के फॉर्मेट में होता है। हम आगे इसको मज़ीद डिस्कस करते हैं। पहले आप इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन अपने माइंड में रखें कि ट्रेस टेबल क्या होता है। ट्रेस टेबल इज़ यूज टू फाइंड आउट, ठीक है, और टेस्ट टू फाइंड आउट द लॉजिकल एरर। और ये होता किसके फॉर्मेट में, ये टेबल के फॉर्मेट यानी कि रोज़ एंड कॉलम की फॉर्म्स में होता है। द कॉलम्स आर शोइंग द नेम ऑफ डेटा, ठीक है, व्हाट आर द कॉलम शोइंग, नेम ऑफ डेटा, एंड एरो शोइंग द वैल्यू ऑफ ईच, यानी कि हर एक जो वैल्यू होगी वो हमारे रो में शो हो रही होगी। ठीक है, अब हमारे पास जो ये एल्गोरिथम हमने डिज़ाइन किया था, आपको ये लास्ट में नज़र आ रहा था, हम इसी एल्गोरिथम की एग्जांपल को लेकर हम इस ट्रेस टेबल को सॉल्व करते हैं कि हम इस ट्रेस टेबल को हम फिल कैसे करेंगे। देखिए गर्ल्स आपको नज़र आ रहा है, ये आपके पास स्टेप्स लिखे हुए हैं। हमने एल्गोरिथम में ये हमारे पास हमने राइट किया हुआ है एल्गोरिथम। इसमें कितने स्टेप हैं, दीज आर है 7 स्टेप्स। हम इन 7 स्टेप्स को इन ट्रेस उस टेबल में फिल करके हम स्टेप बाय स्टेप इसको करवाएंगे। ये हमारे पास वो काउंट वेरिएबल है जिसमें वो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट को काउंट कर रहा होगा, और यहाँ पर वो हाइट है, और यहाँ पर वो हाइट है जो सेलेक्ट हो गई होगी। ठीक है, यानी कि जो टेस्ट हो गई होगी हाइट, वो हम यहाँ पर राइट करेंगे। अब हम इसको 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं, हम कैसे इसको फिल करेंगे। नंबर 1 स्टेप पर आ जाए सबसे पहले। इस नंबर 1 स्टेप पर देखिए तो हमारा स्टार्ट हो गया एल्गोरिथम। एवरी एल्गोरिथम इज स्टार्ट विद द स्टार्ट के साथ हमने स्टार्ट कर दिया। स्टेप नंबर 2 में हमने कहा सेट काउंट 0, यानी कि हमारे पास जो काउंट एक वेरिएबल है उसकी वैल्यू हमने क्या पुट कर दी, 0 पुट कर दी। अब हम ट्रेस टेबल पर आते हैं। स्टेप नंबर 1 में आपके पास काउंट के नीचे 2 डैश नज़र आ रहे हैं। दिस डैश मीन्स कि नो वैल्यू इज़ नॉट कंसीडर। ठीक है, यानी कि हमने अभी किसी वैल्यू को कंसीडर नहीं किया स्टेप नंबर 1 में, क्योंकि स्टेप नंबर 1 में हमारा सिर्फ क्या हो रहा था, एल्गोरिथम स्टार्ट हो रहा था। स्टेप नंबर 2 में हमने काउंट की वैल्यू को क्या कंसीडर किया, 0 कंसीडर किया। उसके बाद हमने हाइट के सामने डबल डैश लगा दी, और ऑल हाइट के सामने भी और हाइट के सामने भी हमने डबल डैश लगा दिए। डबल डैश लगाने का मकसद क्या था कि नो चेंज इन हाइट, नो चेंज इन ऑल हाइट, और स्टेप नंबर 2 में काउंट की वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। गॉट इट। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पर जाएंगे, स्टेप नंबर 3 में। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास सारी वैल्यूज़ आ गई। अब हम ट्रेस में देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3 में हमारे पास काउंट में ब्लैंक स्पेस का मतलब क्या होता है, जब भी हम अपने
ट्रेस टेबल में ब्लैंक स्पेस हो रही है, इसका मतलब होता है नो चेंज, एंड डबल डैश मीन्स द वैल्यू इज़ नॉट कंसीडर। अगेन आई एम रिपीटिंग कि ट्रेस टेबल में जो ब्लैंक स्पेस, देखिए स्टेप नंबर 3 के आगे हमारे पास ब्लैंक है, इस ब्लैंक मीन्स कि नो चेंज, और डबल डैश मीन्स नो कंसीडर। ठीक है, हमने आपको उसको कंसीडर ही नहीं किया, हमने कंसर्न ही नहीं किया उसके साथ। उसके बाद स्टेप नंबर 3 में यहाँ पर हम देखें तो हमारे पास सारी हाइट्स आ गई और हमने ट्रेस टेबल में भी सारी हाइट पुट कर दी। अब स्टेप नंबर 4 की तरफ जाते हैं। स्टेप नंबर 4 में क्या है, स्टेप नंबर 4 में कह रहे हैं फॉर ईच हाइट इन द लिस्ट ऑफ ऑल हाइट, कह रहे हैं कि हमने 1 बाय 1 तमाम हाइट को पिक करना है। ऑब्वियसली अब यहाँ पर हमने स्टेप नंबर 3 में क्या किया, स्टेप नंबर 3 से हमने स्टेप नंबर 4 में जब आए तो स्टेप नंबर 4 ने क्या किया, 154 को उसने कंसीडर कर लिया। अब हम जब 150 स्टेप नंबर 4 में हम अपने ट्रेस टेबल में देखें तो स्टेप नंबर 4 में हमने ऑल हाइट में से हमने कौन सी हाइट ले ली, 154 ले ली, हमने 154 कंसीडर कर ली। अब उसके बाद हम कहाँ पर आ जाएंगे, स्टेप नंबर 5 पर। अब हम स्टेप नंबर 5 पर आते हैं। स्टेप नंबर 5 में उसने चेक किया क्या 154 की रेंज इसमें आ रही है, क्या वो ग्रेटर देन 144 और लेस देन इक्वल टू 156 है कि नहीं है, यस है। तो उसने काउंट को क्या कर दिया, काउंट +1, यानी कि 0 + 1। तो अब काउंट की वैल्यू स्टेप नंबर 5 में क्या हो गई है, स्टेप नंबर 5 में काउंट की वैल्यू हो गई है 1। ठीक हो गया, ये हमने स्टेप नंबर 5 में काउंट की वैल्यू कर ली 1। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हमारे पास अगेन ये यहाँ से स्टेप दोबारा कहाँ पर जाएगा, 4 पर जाएगा। क्यों 4 पर जाएगा, क्योंकि अनटिल एंड अनलेस ये सारी वैल्यू वो टैली नहीं कर लेता, वो एल्गोरिथम एंड नहीं करेगा। ठीक है, अब 154 को पिक करने के बाद उसने किसको पिक करेगा, 140 को पिक करेगा। जब वो 140 को पिक करेगा तो हमारे पास वो अगेन इस रेंज को चेक करेगा। क्या मुझे बताएं ये स्टेटमेंट ट्रू होगी कि फॉल्स, यानी कि हाइट यानी कि 140 इज़ ग्रेटर देन 144 एंड लेस देन 164, कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स। तो वो काउंट में क्या 1 प्लस करेगा, नो, क्योंकि यहाँ पर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो वो उसको प्लस करेगा, अदरवाइज उसको प्लस नहीं करेगा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं स्टेप नंबर 4 में जब वो उसने 140 को किया तो काउंट की वैल्यू अगेन 1 रही थी और हाइट को उसने ब्लैंक छोड़ दिया था। इसी तरह हमारे पास जब हम 155 को करेगा, 164 को करेगा, और जैसे जैसे वो राइट होती जाएगी ये वैल्यू, वो काउंट में क्या प्लस करता रहेगा, 1 प्लस करता रहेगा। अब जैसा कि हमने 140 को एग्जीक्यूट करवा लिया, अब हम 155 को करते हैं। जब वो 155 को पिक करेगा, ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो काउंट की पहली वैल्यू क्या थी, 1 थी, 1 में 1 प्लस कर दें तो क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब यहाँ पर देखते हैं क्या हमारी ट्रू हुई, देखिए ये थी हमारे पास ट्रू हो गए और 155 को भी उसने वेरीफाई कर लिया। इसी तरह फिर वो 164 को करेगा, दोबारा उसके अंदर क्या कर देगा, 2 + 1 3। फिर 144 को करेगा, क्योंकि 144 में कंडीशन हमारे पास अगेन देखिए 144 में कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स होगी। हालांकि इसको यहाँ पर ट्रू होना चाहिए। क्यों ट्रू होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में हमने कहा था कि 144 से लेकर 164 तक के दरमियान के स्टूडेंट्स को हमने लेना है, जबकि यहाँ पर हमने बाय मिस्टेक ग्रेटर देन का लेस देन का साइन लगा दिया यहाँ पर। तो इसकी जगह पर कौन सा साइन आना चाहिए था, ये साइन आना चाहिए था आपके पास। तो हमने यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू के बजाय हमने ओनली ग्रेटर देन का साइन मार्क कर दिया। तो उसने यहाँ पर भी 144 किया, काउंट की वैल्यू को सेम राइट कर देगा। इसी तरह उसने सारे डेटे को एग्जीक्यूट करवा लिया 1 बाय 1। ठीक है, तो यहाँ से हम जब एनालाइज करेंगे तो हमें यहाँ पर 144 नज़र आ जाएगा और काउंट की वैल्यू भी हमें इंक्रीज़ की भी नज़र नहीं आएगी। तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ से हमारे एल्गोरिथम में प्रॉब्लम आ गई है और हम इसी स्टेप पर जाकर हम अपना प्रोग्राम को राइट करवा लेंगे। ठीक है गर्ल्स, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, और फिर जैसे ही हमारे पास सारे नंबर एग्जीक्यूट हो जाएंगे तो हमारे पास स्टेप नंबर 6 परफॉर्म हो जाएगा, जिसमें वो काउंट को पुट कर देगा। यानी कि काउंट की वैल्यू कितनी हुई होगी, उसने 144 को काउंट किया, उसने 155 को काउंट किया, 164 को काउंट किया, 166 को काउंट किया, 160 को काउंट किया। तो 1 2 3 4 5
तो काउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी 5, और वो हमें 5 आंसर पुट कर देगा। ठीक है, तो ये हमारे पास था एल्गोरिथम जिसको हमने ट्रेस टेबल में एग्जीक्यूट करवाया है। जब हमारे पास एग्जीक्यूट हो जाएगा ट्रेस टेबल हमारे पास, हम उसको वैलिडिटी देख लेंगे उसके बाद हमारे अपने एल्गोरिथम की, उसके बाद हमारे पास एक बेटर सोल्यूशन आ जाएगा। अब जब हम अपने एल्गोरिथम की टेस्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें सबसे पहले इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना होता है कि हम अपने एल्गोरिथम को राइट वैल्यू पुट कर रहे हो, क्योंकि अगर हम अपने राइट इनपुट नहीं प्रोवाइड करेंगे तो वो हमें बेटर सोल्यूशन या प्रॉपर सोल्यूशन हमें नहीं देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको कहूँ कि हमने एक एल्गोरिथम बनाया है जिसमें हमने इनपुट लेनी है डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, अब हमने जो एज लिया, अब डेट ऑफ बर्थ देनी है, तो अब डेट ऑफ बर्थ में अगर कोई भी यूज़र होगा वो हम इसको टेस्ट कर रहे होंगे, तो ड्यूरिंग टेस्ट हम उसको डेट ऑफ बर्थ देने के बजाय हम उसको एज दे देंगे, यानी कि 14 ईयर्स ओल्ड, 16 ईयर ओल्ड। बट उसको रिक्वायर्ड क्या था, उसको तो डेट ऑफ बर्थ रिक्वायर्ड थी, तो दैट इज़ अ रॉन्ग इनवैलिड डेटा। ठीक है, The purpose of the testing using the invalid test is to detect such situation। ठीक है, इसका मकसद क्या होता है कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि हमारे पास इनवैलिड डेटा आए तो हमारा क्या सोल्यूशन बनेगा। इन दिस केस ईच एरर मैसेज आर शोन एज आउटपुट। एल्गोरिथम उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा और एरर मैसेज आ जाएगा, और ये हमारे पास क्या होगा, दिस काइंड ऑफ टेस्टिंग हेल्प यू टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, इससे हमें क्या मिलेगी, हमें एक क्वालिटी सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक हो गया, दैट इज़ द ऑल अबाउट जो द चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, एंड इन द नेक्स्ट यू हैव योर होम टास्क। You have to that's your exercise question, describe our trace data, आज हमने पढ़ा है। ठीक है, and you have to solve your MCQs and fill in the blanks in your book, inshallah with the solution of this exercise we will be come with the next lecture. Till that, fi amanillahi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.